तो हम देखे थे पुंकेसर के बारे में देख लिए थे, अब हम देखेंगे किसके बारे में बताओ? स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसको आप क्या बोलते हो बताओ? स्त्री केसर को जायांग भी आप कहते हो, मतलब स्त्री केसरों के समूह क्या बोलते हो? जायांग कहते हो। जायांग में हम देखे थे, क्या देखे थे बताओ? थोड़ा सा देखे थे कि जायांग किससे किससे मिलकर बना होता है? ऊपर वाले को क्या बोलते हो बताओ? वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हो? वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हो? अंडाशय। ठीक है ना, अंडाशय। अंडाशय से ही किसका निर्माण होता है बताओ? फल का निर्माण होता है। इस अंडाशय के अंदर में एक विशेष संरचना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ? बीजांड बोलते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है ये, ठीक है। ये जो बीजांड है ऐसा बस नहीं रहता ना, इसका टोटल 6 टाइप होता है, ठीक है। ये ऊपर भी हो सकता है, दाएं बाएं सभी तरफ हो सकता है ना, उसके आधार पर इसका क्या होता है? नाम होता है। लेकिन आप लोग दिमाग में रखना, ये एक बस को भी फिलहाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये जो बीजांड है सबसे मेन संरचना है किसका? स्त्री केसर का। तो बीजांड के बारे में थोड़ा सा देखें। बीजांड का चित्र ही आता है ना, 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बीजांड का डायरेक्ट चित्र पूछता है और उसका संरचना नामांकित चित्र करो और वर्णन करो करके पूछता है। अगर हम बीजांड के बारे में देखेंगे तो कुछ ऐसा रहता है, इसमें जो जो नाम है आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बाहर वाला और किसको? अंदर वाला ना। बाहर वाले लेयर को क्या बोलोगे बताओ? बाह्य आवरण। अंदर वाले को आंतरिक आवरण, ठीक है। और बीच वाले को मध्य आवरण बोलोगे? नहीं, मध्य आवरण नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसा चित्र आपको बना लेना है किसके लिए? बीजांड के लिए। बाहर वाला आवरण को बाह्य आवरण बोल देना, अंदर वाले को आंतरिक आवरण। और सबसे मेन इसमें ये वाला जो भाग है उसको क्या बोलते बताओ? ये वाला भाग, मतलब ऐसा मानना कि ये वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग क्या बोलते हो? निभाग। निभागी शिरा या तो निभाग बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या? अरे क्या बोलते हैं उसको? हाइलम। हाइलम को क्या बोलते हो? नाभिका। क्या बोलते हो? नाभिका बोलते हो। क्या बोलते हो? नाभिका, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्या है, दोनों अध्यावरण कुछ कहीं पे क्या होता है? जुड़ा नहीं रहता है, थोड़ा सा क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बीजांड द्वार बोलते हो। क्या बोलते हो? अरे घर में द्वार होता है ना, दरवाजा, तो ऐसे बीजांड का क्या है ये? हाँ, द्वार है, माइक्रोपाइल बोलते हो, ठीक है ना। तो ये है बीजांड द्वार। इसी की सहायता से, बीजांड द्वार की सहायता से यहाँ से ऐसे जाएगा, कौन जाएगा? नर युग्मक अंदर में जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? प्रवेश करेगा, परागनाल का निर्माण होगा और अंदर में जाएगा। इसी की सहायता से जाता है। बढ़े आगे। अब अंदर में बहुत सारे जो कोशिका होता है उसको क्या बोलते हो बताओ? बीजांड काय की कोशिका, इसी को बोलते हो न्यूसेलस। क्या बोलते हो? न्यूसेलस। ये जो बहुत सारे कोशिका होते हैं इनमें से कोई एक कोशिका ऐसा मान लो जो थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाएगा या तो पोषण को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और उसी से फिर किसका निर्माण होगा बताओ? अंड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अंड का निर्माण होगा या तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये बताओ मादा युग्मक के निर्माण के लिए यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा बताओ मुझे? समसूत्री? अरे अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा? हमेशा अर्धसूत्री होगा ना, जब भी युग्मक का निर्माण चलेगा कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन जब इसमें होगा तो एक कोशिका से कितना कोशिका बनेगा बताओ? 4। कितना कोशिका बनेगा? 4। दिमाग में याद रखना, ये जो 4 कोशिका है इसमें से 3 क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब बोलोगे 3 क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्यों नष्ट हो जाएंगे बताओ? पोषण प्रदान करने के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि 3 जो है मादा युग्मक जब बनाओगे, कहाँ? मनुष्य में भी पढ़ोगे मादा युग्मक की निर्माण में, वहाँ पे पढ़ोगे oogenesis। क्या पढ़ोगे? oogenesis। वहाँ पे भी देखना 3 पोलर बॉडी बनता है। कितना बनता है? 3 पोलर बॉडी। वहाँ पे सिद्धांत क्या है पोलर बॉडी बनने का? तो ऐसा बोलते हैं कि एक कोशिका को बड़ा रखो और एक को क्या रखो? छोटा। छोटा कौन रहेगा? तो पोलर बॉडी। और बड़ा कौन रहेगा? तो मादा युग्मक। बड़ा क्यों रहेगा? क्योंकि बड़ा जब रहेगा तो ज्यादा पोषण मिलेगा उसको। यहाँ भी वही वाला सिद्धांत मानो, 3 क्या हो जाएंगे? नष्ट। और बचेगा कितना? 1 बचेगा। ऐसा मानो 1 अब बचेगा यहाँ पे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। कितना बचेगा बताओ? 1 बस बचेगा। और 1 जो बचेगा उसी से फिर किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? अंड का निर्माण होगा। किसका? अंड का। कौन सा विभाजन? ये अर्धसूत्री विभाजन। आपको पूछेगा कि ओवम के निर्माण में कितने बार अर्धसूत्री विभाजन होता है बताओ? कितने बार देखें अभी? अरे एक ही बार तो हुआ है, 1 बार अर्धसूत्री याद रखना, ठीक है। अब ये जो बना है अभी ओवम नहीं बना है, अंड नहीं बना है ना ये, अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन। सबसे मेन खेल यहाँ पे है। और क्वेश्चन पिछले बार 12वीं में भी आया था
बीएससी नर्सिंग में भी आया था और नीट में भी आया था इससे क्वेश्चन। नीट में तो इससे 2 क्वेश्चन आया था, बीएससी नर्सिंग में एक क्वेश्चन आया था और 12वीं में भी इससे क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ से आया था क्वेश्चन। कितना कोशिका बना था, बचा था, बताओ मुझे कितना बचा था? 1 कोशिका बचा था ना। अब उस 1 कोशिका में क्या हो जाएगा, कौन सा विभाजन होगा बताओ? समसूत्री विभाजन होगा। तो ये बताओ समसूत्री विभाजन में 1 कोशिका से कितना बनता है? तो 1 कोशिका से मान लो बन गया 2 कोशिका। कितना बन गया? ये अंदर में हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है? ये बीजांड के अंदर में हो रहा है, ठीक है। 1 से कितना बन गया? 2, ठीक है। और 2 से कितना बनेगा? 4 बन जाएगा। 4 से कितना बनेगा? कितना बनेगा? 8 बन जाएगा। टोटल कितना कोशिका हो जाएगा? 8। ऐसा मानना 8 केंद्रक हो जाएगा फिलहाल ना। 8 केंद्रक से फिर कोशिका बनेगा। कितना केंद्रक हो गया? 8 केंद्रक। 8 केंद्रक जो बना है किससे बना है? एक ही से बना है। ऐसा मानते हैं समसूत्री विभाजन में सब क्या रहते हैं? एन ही एन रहते हैं ना, मतलब अगुणित ही होते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, जस का तस रहता है। एन है तो एन ही रहेगा। ये बताओ कितने बार समसूत्री हुआ? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो पूछेगा कितने बार समसूत्री होता है? 3 बार। अर्धसूत्री कितने बार होता है? 1 बार। क्वेश्चन आता है अर्धसूत्री 1 बार और समसूत्री 3 बार। कितना केंद्रक बना बताओ? कितना केंद्रक बना? 8 केंद्रक, ठीक है ना। ऐसा समझना इसको, एक घर में 8 आदमी। कितने आदमी? एक घर में 8 आदमी। ये बताओ सबके घर में, मतलब ऐसा मान लो कि 8 आदमी है। कितने आदमी? माता पिता, दादा दादी और भाई बहन, ठीक है ना। कितने आदमी? 8 आदमी। ये बताओ 8 आदमी एक काम करेंगे क्या? 8 के 8 आदमी खाना पकाएंगे? 8 के 8 आदमी घूमने जाएंगे? क्या होगा तो फिर? सब अपना अपना काम का बंटवारा करेंगे। सब अपना अपना काम का क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे पुनर्व्यवस्थापन। क्या बोलते हैं? पुनर्व्यवस्थापन। ये तो रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। इसमें होगा क्या? अपने अपने काम का ये लोग बंटवारा करेंगे। ये बोलते हैं कि ये जो 3 कोशिका, कितना कोशिका? 3 कोशिका जो है ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ चला गया? देखो ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? 3 कोशिका कहाँ चला गया? ऊपर। जो ऊपर में जाता है, ऊपर वाला सिरा का नाम क्या था बताओ? नाभिका। क्या नाम था? नाभिका मत बोलो उसको, क्या बोलो? चलेजा बोल लो, ठीक है। या तो क्या बोलो? निभागी सिरा। निभागी सिरे की ओर ऊपर चले जाते हैं 3 कोशिका। उनको बोलते हैं कौन सा कोशिका? नहीं नहीं, ये जो डायग्राम है ये उल्टा बना है ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा ऐसे। ये वाला है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल से बोलते हो। क्या बोलते हो? एंटीपोडल। वही वाला डायग्राम को ऐसे उल्टा कर दो ना, ठीक है। ठीक है, हाँ उल्टा हो गया। बस ये अगर इसको बनाओगे बीजांड तो कुछ ऐसे बनेगा। ये ऐसे बीजांड बनेगा। ये वाला डायग्राम ऐसे बीजांड बनेगा। और इधर क्या रहेगा बताओ? बीजांड। इधर क्या रहेगा? बीजांड द्वार रहेगा। कुछ ऐसा बनेगा ये, इसको अगर बनाओगे तो जो चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की ओर। ऐसा मानना उस डायग्राम में ऊपर की ओर और इसमें नीचे की ओर। तो उसको क्या बोलते हो? कौन सा कोशिका बताओ? एंटीपोडल्स। क्या बोलते हो? एंटीपोडल। इसी को बोलते हैं प्रतिमुखी। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। कितना कोशिका जाएगा? 3। अब कितना बचा होगा 8 में से बताओ? 3 चला गया, कितना बचा? 5। तो ये 3 बोलते हैं हम जाएंगे नीचे। कहाँ जाएंगे? नीचे। और इस डायग्राम में देखोगे तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये जो ऊपर जाता है इसमें से बोलते हैं 2 जो कोशिका है वो सहायक कोशिका। कौन सा कोशिका? नाम से सहायक कोशिका, मतलब काम क्या होगा इसका? सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा? किसमें सहायता करेगा? किसमें करेगा? निषेचन में सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा? निषेचन में। और सबसे मेन कोशिका ये, इसका नाम क्या है बताओ? अंड कोशिका। एक सेल जिसको बोल रहे हो, यही सबसे मेन कोशिका है। और इसी से आके मिलेगा कौन? नर युग्मक और मादा युग्मक। इसी को बोलते हैं मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलेगा तो फिर क्या होगा? निषेचन होने से जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब कितना कोशिका बचा? देखो 2 कोशिका और बच गया है। बचा है 2 कोशिका। ये 2 कोशिका जो है बीच में आ जाता है। कहाँ जाएगा? बीच में। और बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हो? ध्रुवी केंद्रक। क्या बोलते हो? ध्रुवी केंद्रक। दोनों बीच में आ गए। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो है 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। कितना कोशिका? 3। नीचे में भी कितनी कोशिकाएं? 3। 3 3 कितना हो गया? 6। और ये जो दोनों है वो मिलकर 1 कोशिका बनाता है। कितना कोशिका? मतलब बाकी कोशिकाएं तो क्या रहेंगे? एन एन रहेंगे। सभी क्या रहेंगे? एन एन। सबके सब एन रहेंगे। लेकिन बीच वाला क्या रहता है? हमेशा 2n। क्यों 2n हो रहा है? क्योंकि 2 केंद्रक आपस में मिल गया और एक नया कोशिका बनाया। और उस कोशिका में कितना केंद्रक? 2 केंद्रक, जिसका नाम क्या बताओ? ध्रुवी केंद्रक, 2n।
तो ये बताओ मुझे, ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं भ्रूण, भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूण कोश। ये जो संरचना है भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सेक जिसको बोलते हैं, उसका संरचना है। इसमें आपको कितना कोशिका दिखाई दे रहा है बताओ? कोशिका कितना है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दिमाग में याद रखना, भ्रूण कोश में कितना कोशिका? 7 कोशिका। कितना कोशिका? 7 कोशिका। और केंद्रक कितना बताओ? अगर आपको केंद्रक पूछेगा तो ये इसको 2 ही गिनना। कितना गिनना? 2। 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो केंद्रक अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे बताओ? 8 केंद्रक। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 12वीं के लिए भी, हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी से आया था, नीट में एक क्वेश्चन आया था। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़िए अब, ठीक है। हम देख लिए किसका निर्माण देख लिए बताओ? हम परागकण का निर्माण देख लिया और किसका निर्माण देख लिए? अंड का निर्माण देख लिए। किसका निर्माण? अंड का। अब ये बताओ, जो परागकण बना है उसको अंड तक लेके जाना है, कैसे जाएगा? अपने आप चला जाएगा? अरे कभी कभार अपने आप भी चला जाता है, कुछ ऐसे चला जाता है। देखो, मतलब जो बना होगा परागकण, पराग कोश से उसको पकड़ के कहाँ तक लेके जाओ? कहाँ तक लेके जाओ? मादा युग्मक, ऐसा बोलो, मादा युग्मक, या तो बोलो वर्तिकाग्र तक लेके जाओ। किसको? परागकण को। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हो? परागण बोलते हो। क्या बोलते हो? परागण। परागण में परागकण को कहाँ ले जाना है आपको? वर्तिकाग्र तक। ये देखो, पराग कोश में बना होगा परागकण, जो गया होगा कहाँ? वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र तक ये आसानी से जाता नहीं है जी, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे जाता है, उसके आधार पर परागण को बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये बताओ कि वायु द्वारा जा सकता है क्या? हवा चलेगा तो यहाँ का उड़ के यहाँ नहीं जाएगा? चला जाएगा। तो उसको बोलते हो कौन सा परागण? वायु परागण, ठीक है। अब ये बताओ, वायु की जरूरत हो गया, इसी में क्या आ जाएगा? कीट आएगा, भंवरा आएगा, इसके आसपास घूमेगा, इसमें बैठेगा, उसके बाद इसमें बैठेगा। तो यहाँ का परागकण यहाँ चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? कीट परागण। क्या बोलते हो? कीट परागण। यही अगर एक पक्षी देखो, पक्षी का नाम क्या है बताओ? जिसको बोलते हो कौन सा परागण? पक्षी परागण। पक्षी जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ऐसे जाता है, ठीक है। पुष्प का रस क्या करता है? ग्रहण करता है। उसका नाम क्या है? कौन सा पक्षी बताओ? अरे ये पौधे का नाम है, पौधे में होता है मुलेठी, और पौधा का नाम है उड़ान पौधे, इसमें होता है। पक्षी का नाम क्या है? कौन सा पक्षी बोलते हैं उसको? छोटा सा पक्षी होता है। अरे छोटा सा पक्षी होता है, चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया। तो वो जो पक्षी है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाता है और वो क्या करवाता है बताओ? परागण करवाता है, ठीक है ना। पक्षी परागण बोलते हैं। यही अगर पुष्प मान लो पानी में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? पानी में। तो परागकण किसके माध्यम से जाएगा? ये बताओ, पानी में अगर पाया जाएगा क्या पुष्प, तो चिड़िया अंदर में जाएंगे क्या? पानी के अंदर में परागकण को ले जाने के लिए पक्षी जाएगा? पानी के अंदर में हवा जाएगा? तो कैसे जाएगा फिर ये? तो ये जल के द्वारा जाएगा। तो जल के द्वारा जब जाएगा तो इसको क्या बोलते हो? जल परागण। परागकण का यहाँ से उड़कर वहां जाना, किसी भी माध्यम से जाना, क्या कहलाता है? परागण। परागण के माध्यम के हिसाब से इसको बांटे हैं, ये टाइप है। अगर इसको मेन टाइप, इसका अगर आप लोग देखोगे तो मेन टाइप क्या होता है? मेन टाइप ऐसा बांटना, इसको बोलते हैं मेन टाइप में। अगर बांटोगे नहीं, जीवों के हिसाब से बांट लो ना, अगर जीव उसमें इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके हिसाब से अगर बांटोगे तो इसको ऐसा बांटना। सबसे पहले क्या बांटना? जीवी परागण। क्या लिखना? जीवी परागण, या तो जैविक परागण लिखो। जैविक, ठीक है। जैविक परागण होता है, और क्या होता है दूसरा? अजैविक। क्या होता है? अजैविक परागण, ठीक है ना। जैविक परागण जिसमें जीव परागण करवाएगा, अजैविक में जिसमें जीव नहीं रहेगा। ये बताओ जैविक में क्या आ जाएगा? तो ये देखो, कीट किस में आ जाएगा? जैविक में आ जाएगा। पक्षी किस में आ जाएगा? जैविक में आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्या रहेगा? कीट रहेगा, या तो क्या रहेगा? पक्षी रहेगा। ये सब कौन से परागण करवाएंगे? जैविक। अब बच गया क्या आपका? वायु और जल। तो वायु और जल जीव है क्या? नहीं। तो ये दोनों किस में आएंगे? अजैविक परागण। मतलब परागण करवाने वाले माध्यम के आधार पर 2 टाइप से बांट सकते हो, उसके अंदर में ये सब आते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पूछता है कि कीट परागण करवाएगा मान लो कोई पुष्प, तो उसके लिए क्या विशेषता चाहिए? कोई पुष्प जो है पक्षी परागण करवाएगा तो उसके लिए क्या विशेषता चाहिए? कोई पुष्प जो है वायु परागण करवाएगा तो उसके लिए क्या विशेषता चाहिए? तो ये विशेषताओं को आपको पूछता है, 3 नंबर में आ सकता है
या तो इसको ऑप्शनल में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए उसको मान लेते हैं। सबसे हम सिंपल देखते हैं वायु परागण। कौन सा परागण? एक पुष्प को पराग कण को कहां से, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो क्या विशेषता चाहिए पुष्प को? पुष्प में क्या क्वालिटी होना चाहिए? वायु में उड़ना चाहिए उसको, मतलब वायु परागण के लिए क्या होना चाहिए? पराग कण हल्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हल्का रहेगा, हल्का रहेगा तभी उड़ेगा, ठीक है। चिपचिपा रहित, अच्छा चिपचिपा नहीं रहेगा बोल रहे हैं ना, ठीक है, ये भी आ जाएगा। दिमाग में याद रखना सबसे पहले हल्का। और अगर परागकण बन रहा है तो उसमें हो सके तो पंख के समान संरचना हो। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके परागकणों में पंख पाया जाता है, पंख के समान संरचना। ये देखे हो, अब वो तो परागकण में नहीं पाया जाता लेकिन बीज में पाया जाता है। आक का पौधा देखो, आक, आक नहीं देखे? आक को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो ऐसा ऐसा कुछ पाया जाता है उसमें संरचना ना। ये हालांकि बीज को लेके जाता है, तो हवा में उड़ रहा है ना वो, वैसे ही परागकण में भी होता है ऐसा संरचना। बहुत सारे परागकणों में होता है ना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, पंख पंख के समान संरचना पाया जाना चाहिए। ये तो किसका विशेषता हो गया बताओ? ये परागकण का। किसका विशेषता हो गया? परागकण का विशेषता हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ विशेषता चाहिए, वर्तिकाग्र को भी चाहिए। किसको चाहिए? वर्तिकाग्र को भी चाहिए विशेषता। क्या विशेषता चाहिए? तो वर्तिकाग्र किसमें हो? ये परागकण का विशेषता हो गया। और वर्तिकाग्र क्या होना चाहिए बताओ? वर्तिकाग्र क्या होना चाहिए? गुच्छे में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? गुच्छे में। ये बताओ, गुच्छे में वर्तिकाग्र रहेगा तो कोई फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ कि वर्तिकाग्र, ओनली एक वर्तिकाग्र है, परागकण उड़ रहे हैं, चारों तरफ क्या रहे हो रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो ये बताओ कि एक वर्तिकाग्र में परागकण जाएगा या नहीं जाएगा, उसका संभावना है या नहीं है? बता, कोई संभावना नहीं या बहुत कम संभावना है। लेकिन यही अगर वर्तिकाग्र बहुत सारा गुच्छा में अगर पाया जाएगा, क्या पता एक आध आ जाए इसमें उड़ के, तो हो गया परागण। तो वर्तिकाग्र को किस में चाहिए? गुच्छे में। और पुष्प भी किस में होना चाहिए? पुष्प को भी होना चाहिए गुच्छे में होना चाहिए, गुच्छे में होना चाहिए। और यहाँ पे एक और गुण बनता है कि जो भी परागकण हो उसका संख्या क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा परागकण उत्पन्न करना पड़ता है इनको। अगर मान लो गिन चुन के अगर परागकण उत्पन्न करेंगे तो वो जाएगा या नहीं जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं ना। अधिकांश परागकण इसमें क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। किसमें? वायु परागण में। तो बहुत ज्यादा संख्या में परागकण उत्पन्न करना होगा, हल्का रहेगा, पंख होना चाहिए। वर्तिकाग्र किसमें होना चाहिए? गुच्छे में होना चाहिए। और हो सके तो पुष्प भी किसमें हो? गुच्छे में। तब ये संभव है। कौन सा परागण? वायु परागण। कौन सा परागण? वायु परागण। अगर हम देखें किसको देखें? जल परागण को देखें। जल परागण के लिए क्या विशेषता चाहिए बताओ? अगर एक जो पुष्प है उसको करवाना है जल परागण, कौन सा परागण? जल परागण। तो कुछ विशेषता चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए बता? जल परागण के लिए क्या विशेषता चाहिए? सबसे पहला तो परागकण पानी में तैरे। पानी में अगर डूब जाएगा पत्थर जैसा तो बनेगा काम? सबसे पहले उसको क्या चाहिए? तैरना चाहिए। तैरेगा तभी परागण होगा ना, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएगा। हल्का होगा तभी तो तैरेगा, हल्का होगा तभी तैरेगा, ठीक है। तैरना चाहिए उसको। और उसके बाद उसको जल के प्रति उसमें क्या होना चाहिए? प्रतिरोधकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये क्या है बताओ? जल के प्रति प्रतिरोधकता क्या है? पानी में परागकण उत्पन्न होता है। अगर मान लो पानी में किसी भी वस्तु को अगर डाल दोगे ना तो कुछ देर बाद वो पानी में क्या हो जाता है? गल जाता है या तो सड़ जाता है। अगर मान लो एक परागकण उत्पन्न हुआ है जो पानी में गल या सड़ रहा है, तो वो आज जाएगा ये गारंटी है क्या? 2 दिन 4 दिन, पता नहीं कितने दिन में जाएगा। तो अगर वैसा होगा तो ये क्या होगा? काम नहीं आएगा। इसलिए उसको क्या होना चाहिए? प्रतिरोधकता। पानी में ना तो उसको सड़ना चाहिए ना तो भीगना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कमल का पत्ती देखे हो? कमल का पत्ती पानी में भीगता है या नहीं भीगता है? नहीं भीगता है? भीगता है मतलब ऐसा है कि वो पानी को बाहर निकाल देता है। उसके पास वो गुण पाया जाता है कि पानी में भले रहता है लेकिन पानी उससे बाहर निकल जाएगा। हाँ, अरबी के भी पाया जाता है, जिसको कुछ बोल रहे हो ना, अरबी सेम वैसे ही। तो उसको वही क्या है? ऐसा मानो पानी के प्रति क्या है? प्रतिरोधकता है वो, ठीक है। तो ये जल परागण के लिए हो गई विशेषता। अब सबसे मेन इसमें आता है कीट परागण। कौन सा परागण बताओ? कीट परागण के लिए क्या विशेषता चाहिए बताओ? जिस भी पुष्प को कीट परागण करवाना है उसके लिए कुछ विशेषता चाहिए। क्या विशेषता? हल्का होना चाहिए। अरे देखो, सबसे पहले तो कीट को बुलाने आना चाहिए उसको, ठीक है। बिना कीट के आए परागण होगा क्या? नहीं।
तो कीट को क्या करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। उसके लिए उसको दिखना होगा क्या, आकर्षण। अच्छा दिखेगा तो आएगा कीट पुष्प के पास, नहीं तो नहीं आएगा ना। बेकार दिखेगा तो आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, आकर्षण होने के अलावा और क्या होना चाहिए। अब ऐसा है कि सभी कीट को दूर से थोड़ी दिख जाएगा फूल, तो उसमें क्या होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुगंध। मतलब सुगंध जब रहेगा तो कीट जो है दूर से क्या होगा, इसको क्या होगा, सूंघकर आएगा ना। सुगंध होना चाहिए। सुगंध के अलावा एक और हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। ठीक है, कीटों को सुगंध के अलावा दुर्गंध भी पसंद होता है। ठीक है, कुछ पुष्पों में दुर्गंध भी आता है। ठीक है, एक कीट सुगंध में जाता है, लेकिन अगर बोलोगे मक्खी, मक्खी सुगंध में जाएगा दुर्गंध में जाएगा, मक्खी किस में जाएगा, दुर्गंध में जाएगा। तो दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध होना चाहिए ना। ठीक है ना, मनुष्यों के लिए सुगंध दुर्गंध नहीं। ठीक है, आकर्षण होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, या तो दुर्गंध हो गया। ठीक है, उसके अलावा अब ये देखो, कीट जो है अच्छा बस दिखेगा तो नहीं जाएगा। बहुत सारे चीज अच्छे दिखते हैं, कीट उसके पास नहीं जाता है। सुगंध भी हो गया, अच्छा भी दिखा, अब उसके पास कुछ क्या हो, खाने के लिए हो, क्या हो, खाने के लिए। पुष्पों के पास जब कीट जा रहा है तो उसको क्या मिले, खाने के लिए कुछ मिले, तो उसको बोलते हैं क्या, मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नेक्टर। ये मकरंद वही चीज है जिससे मधुमक्खियां क्या बनाती है, शहद बनाती है। तो मतलब उनको, अब देखो कीट को और चाहिए क्या, एक वस्तु बहुत अच्छा दिख रहा है, सुगंध भी आ रहा है और खाने के लिए भी मिल रहा है, तो नहीं जाएगा वो। अरे आदमी भी चला जाएगा, कीट बोलते हो, आदमी को भी वो मिलेगा ना, अच्छा दिखेगा, सुगंधित है, खाने के लिए मिल रहा है फ्री में, तो नहीं जाएगा वो, आराम से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कीट को ये पता नहीं होता है कि मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, उसको लगता है मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अब पुष्पों का काम चालू होता है वहां पे। जैसे ही कीट इसके पास जाएगा, जितना भी अपना पराग कण है कीट के ऊपर क्या कर देगा, उसको झड़ा देगा। ठीक है, फ्री में तुमको खाना नहीं दूंगा, खाना खा रहे तो क्या करो, काम करो। काम क्या करोगे, तो ये जो कीट है एक पुष्प से फिर जाएगा दूसरे पुष्प में जाएगा ऐसे, तो यहाँ का पराग कण को लेके दूसरे में चला गया, वो चला गया, तो उस पुष्प का क्या हो गया, फिर ऐसे में क्या होता है, परागण हो गया पुष्प का। तो ये कुछ विशेषता होता है ना। ठीक है, समझे इतना चीज। तो ये कीटों के लिए सबसे मेन कीट वाला याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कीट। ठीक है, उसके बाद देखो, अब पुष्प भी होते हैं, एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, परागण में ही पढ़ते हैं उसको। पुष्प होता है एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी। द्विलिंगी को बोलते हैं उभयलिंगी। अगर पुष्प एक लिंगी रहेगा, क्या रहेगा बताओ, एक लिंगी रहेगा तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण या पर परागण, बताओ। एक लिंगी पुष्प अगर रहेगा तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। अरे एक पुष्प जिसमें केवल एक ही लिंग है, या तो नर या तो मादा, बस ऑनली, तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब कंपलसरी कि उसको करवाना पड़ेगा क्या, पर परागण ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, पर परागण ही होगा। किसमें, एक लिंगी पुष्पों में हमेशा पर परागण होता है। और अगर यही पुष्प क्या हो जाएगा बताओ, द्विलिंगी। अगर द्विलिंगी होगा तो उसमें दोनों हो सकता है, स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हो क्या, इनका और नाम होता है क्या, अगर एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरे तो उसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन। क्या बोलते हो, स्वयुग्मन बोलते हैं। अगर एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प में जाके गिरे तो उसको क्या बोलते हो, पदयुग्मन। ठीक है ना, ऑटोगैमी बोलते हो। ठीक है, जीनोगैमी बोलते हो। एक और होता है जिनेटोगैमी, होता है समजात पुष्पी परागण भी होता है। इसमें होता है एक ही पेड़ में दो पुष्प होता है, अलग अलग पुष्प, ऐसा है ना। लेकिन आप लोग इन दोनों बस को पढ़ो, समझ में आया इतना। तो ये हमारा क्या था बताओ, परागण। परागण में हुआ क्या है बताओ, पराग कण उड़ के गया है कहाँ पे, वर्तिकाग्र में चला गया। वर्तिकाग्र में जाने के बाद क्या होगा आप बताओ मुझे, निषेचन हो जाएगा। इतना जल्दी निषेचन हो जाएगा, अंडाशय में जाएगा। देखो जैसे ही चला जाएगा पराग कण कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वर्तिकाग्र में जैसे ही जाएगा। उसके बाद तुरंत उसमें क्या नहीं होगा, तुरंत निषेचन नहीं होगा, तो उसके बीच क्या चलेगा, उनके बीच में बातचीत चलेगा। कैसे बातचीत, जैसे कि गुलाब का परागकण चला गया चमेली के पुष्प में, तो वहां पे अंकुरण होगा, निषेचन होगा क्या, तो कैसे पहचानेंगे ये लोग, कैसे पहचानेंगे, तो इनके बीच में बातचीत चलता है रसायनों द्वारा ना, केमिकल द्वारा। ऐसा बोलते हैं इनके पास शर्करा पाया जाता है, शर्करा, बोरान पाया जाता है, बोरान। तो उनके बीच में संवाद चलता है, और जब वो संवाद में ठीक ठाक ये लोग बैठ पाते हैं ना, हाँ ये सही है, गुलाब का परागकण गुलाब के वर्तिकाग्र में गिरा है, तभी उसका क्या होगा, क्या होगा, निषेचन होगा। और उसमें बनेगा क्या, बनेगा परागनाल बनेगा। क्या बनेगा, ये जो बनता है उसका नाम क्या बता,
परागनाल। परागनाल का निर्माण किससे हुआ? परागकण से। परागकण से जिसका निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हो? परागनाल। ठीक है ना। परागनाल का निर्माण होगा और ये जाएगा कहाँ जाएगा बताओ? बीजांड के अंदर में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। कौन? परागनाल। परागनाल प्रवेश कैसे करेगा? तो सहायक कोशिका से। किससे प्रवेश करेगा? सहायक कोशिका देखे थे। सहायक कोशिका का काम ही क्या है? सहायता करना, सहायता प्रदान करना, वहां से जाएगा। अगर आप लोग परागकण का संरचना देखोगे, ऐसा पूछते हैं ना, परागकण का संरचना ही बताइए, पूछता है। परागकण का संरचना कुछ देखो ऐसा रहता है, ठीक है ना। परागकण के संरचना में अगर आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा द्वार पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं बताओ? जनन छिद्र। ठीक है, जनन छिद्र, जनन द्वार। ठीक है। और यहाँ पे ये जो बाहर का लेयर किससे बना रहता है? स्पोरोपोलेनिन से। किससे? स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है। और अंदर वाला लेयर किससे बना रहता है बताओ? किससे बना रहता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज से। ठीक है, पेक्टिन और किससे? सेल्यूलोज से। और बाहर वाला लेयर को याद रखना किससे बना रहता है? स्पोरोपोलेनिन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये जो ऐसा पदार्थ है जो कभी नष्ट होता ही नहीं है। मतलब इसके लिए कोई एंजाइम ही नहीं